फिर पूछ रहा है थोड़ी सी अपनी एक्टिंग तो बेहतर कर लें कि वो पूछ रहा है जी आपका नाम क्या है, वो कहते हैं इंतज़ार, वो कहते हैं जी सर ये इंतज़ार हुसैन है। तो अगर आपको उसका नाम नहीं पता था तो आपको किस तरह पता कि उसका नाम इंतज़ार हुसैन है? उसके सीनियर साहब हैं हामिद मीर साहब, उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया कि नियति लड़की डटी हुई है। क्या अभी भी डटी? मैडम मारंग बलोच का भी आज केस था, उसमें आप पेश हुई हैं, उसकी भी थोड़ी तफसीलात बता जी दें। उस अफसर उसे वीडियो में कह रहा था ना कर ना मार, तो मतलब है इससे ज़्यादा सबूत मुझे क्या चाहिए कि मेरा पर्चा दर्ज हो। अच्छा मैडम, जो एसएचओ मिसबा शहबाज है G7 वुमेंस पुलिस स्टेशन की, उन्होंने नाजायज़ मेरे साथ ज्यादती की। उन बहुत सी बातें हैं जो मैं जब अपनी फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करूंगी उनमें मैं मेंशन करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हामिद चौधरी और इस वक्त हम मौजूद हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। हमारे साथ ईमान मज़ारी साहबा मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों इनको एक दहशत गर्दी के पर्चे में नामजद किया गया, फिर इनको हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अब ये ज़मानत पर रिहाई मिलने के बाद दोबारा से हाई कोर्ट आ चुके हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या पेश रफ्त है और ज़मानत के बाद अब केस की क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहरबानी, आपने टाइम दिया। अच्छा मैडम बताइएगा क्या सिचुएशन है, खैरियत से आ गई? देखिए अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं और अपना काम रिज्यूम कर दिया हमने। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि हम अपने काम पे वापस आ सकें। जेल जाना तो कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, एक तमगा ही होता है। केस के स्टेटस के हवाले से अभी तो हम बेल पर हैं, देखते हैं कि वो क्या चलान जमा कराते हैं, कैसे इसे दहशतगर्दी का मुकदमा बनाते हैं। और बाकी देखें जो इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में, ये कोई वन ऑफ नहीं है। पहली बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पाकिस्तान के हर शहर में, चाहे वो पंजाब में हो चाहे कहीं और हो, ये बहुत नॉर्मल बात है कि लोग आते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, एम्बुलेंसेस ने जाना होता है, वो बैरियर्स हटाते हैं। अब क्या बैरियर हटाने पे मुझे एक बैरियर मारा जाना चाहिए था पुलिस की तरफ से, जिससे मेरी बॉडी कैविटी पर इंजरी हुई, जिसका आज तक एहतसाब नहीं हुआ और वो अफसर अभी तक यूनिफॉर्म में फिर रहा है। और दूसरी बात कि जब उधर मौजूद पुलिस एहलकारों ने हमें खुद कहा है ये बात कि जी हम 3 से 4 मिनट में खोल देंगे क्योंकि क्रिकेट टीम गुजर चुकी है, तो इसका मतलब है कि उन 3 से 4 मिनट के बाद आपके पास कोई लॉफुल रीज़न या लीगल बैकिंग नहीं थी हमें उधर रोकने के लिए, तो हमने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा मैडम, आपको बैरियर मारा गया तो आपकी तरफ से भी कोई कार्रवाई अमल में लाई गई? जी मैंने बैरियर मुझे लगा था फ्राइडे को, सैटरडे को मैंने पर्चे की दरख्वास्त दी है उसी आपारा पुलिस स्टेशन में। अभी तक मेरा पर्चा नहीं दर्ज हुआ और मैंने उसके साथ अपनी मेडिकल की भी एप्लीकेशन लगाई हुई थी कि जो इब्राहिम नामी अफसर है उसका वीडियो पर अब नज़र आ रहा है और उसका अपना अफसर उसे वीडियो में कह रहा था ना कर ना मार, तो मतलब है इससे ज़्यादा सबूत मुझे क्या चाहिए कि मेरा पर्चा दर्ज हो। अच्छा मैडम, गिरफ्तारी के बाद पुलिस का रवैया कैसा था और आप क्या अब पुलिस पे कोई कार्रवाई करने जा रही हैं इस सिलसिले में, जो गिरफ्तारी के बाद आपसे रवैया रखा गया? देखें सिर्फ मेरे से रवैये की बात नहीं है, एक ओवरऑल इशू है कि मैं पिछली दफ़ा भी जब अंदर थी मैंने ये चीज़ देखी थी कि हर रोज़ 3-4 दफ़ा दिन में विमेंस पुलिस स्टेशन में वो ट्रक्स भर भर के आते हैं भिखारियों के साथ, या जो लोग ट्रैफिक सिग्नल्स पे चीज़ें बेच रहे हैं। ये क्यों इस तरह है? मतलब है क्या थाने इसलिए बने हैं कि अगर कोई इतनी इंतहा की गुर्बत में है कि वो जाकर कोई दो पैसे कमाने की कोशिश करे, आप उन्हें बंद करें। और फिर जो हवालात के हालात हैं ओवरऑल, मैं अपनी बात नहीं कर रही, सबके लिए, कि आपको सेफ एक क्लीन बाथरूम तक नहीं मिलता, उधर कॉन्स्टेंटली स्टेंच होती है फीसिस की, यूरिन की। क्या ये मुनासिब हालात हैं किसी भी इंसान को डिटेन करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। और इस पे भी हम अपनी जो लीगल रेमेडीज़ हैं सब के लिए वो अवेल करेंगे। और तीसरी बात कि मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है जो मेरे साथ सलूक किया गया, लेकिन जो एसएचओ मिसबा शहबाज है G7 वुमेंस पुलिस स्टेशन की, उन्होंने नाजायज़ मेरे साथ ज्यादती की। उन बहुत सी बातें हैं जो मैं जब अपनी फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करूंगी उनमें मैं मेंशन तो करूंगी। मैडम, हमने गुज़िश्ता एक शब पहले इंतज़ार पंजोता की बाजियाबी देखी, सोशल मीडिया पे चला वो किस तरीके से उनको बाजियाब किया गया। पहले भी जबरी गुमशुदगी के जो लोग होते थे उनको बाजियाब किया जाता था, मगर इतनी बेदर्दी से नहीं किया जाता। पहले भी जबरी गुमशुदगी के जो लोग होते थे उनको बाजियाब किया जाता था, मगर इतनी बेदर्दी से नहीं किया जाता था। ये इतनी बेदर्दी दिखाने का क्या मकसद था और ये किन हलकों की तरफ से पैगाम दिया गया? देखिए वही है जो लोगों को अगवा करते हैं, जो एजेंसियां हैं, सबको पता है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब आपको लगता है कि सब आपकी तरह ही बेवकूफ़ हैं, तो ये हमारी इंटेलिजेंस आप इस तरह ना इंसल्ट करें कि उधर खड़े होके वो पुलिस अफसर पूछ रहा है, थोड़ी सी अपनी एक्टिंग तो बेहतर कर लें कि वो पूछ रहा है जी आपका नाम क्या है, वो कहते हैं इंतज़ार, वो कहते हैं जी सर ये इंतज़ार हुसैन है। तो अगर आपको उसका नाम नहीं पता था तो आपको किस तरह पता कि उसका नाम इंतज़ार हुसैन है? उसके बाद जिस हालत में अब एक बंदा ट्रॉमे में है, जिस तरह भी अगवा हुआ, वो आपके सामने जो शक्ल है, जो सामने बॉडी है, उसमें नजर आ रहा है कि वो अंडर ट्रॉमा है। उसकी इस तरह वीडियो बनाना, चलवाना सिर्फ
جو اغواکار ہیں ان کو اس چیز میں سے نکالنے کے لیے بالکل ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. اور جنہوں نے ویڈیو بنائی میری نظر میں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے کہ آپ نے کیوں ایک شخص جو ابھی جبراً لاپتہ تھا، اس سے پہلے کہ اس کی فیملی کی بھی ملاقات ہو سکے، آپ اس سے زبردستی بیانات دلوا رہے ہیں. بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے اور ان بیانات کی کوئی لیگل ویلیو بھی نہیں ہے. میڈم ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی لوگ بازیاب ہوتے ہیں اور جبری گمشدہ بھی ہوتے ہیں. آپ کو بھی ہم نے دیکھا ہے کافی کیسز میں آپ نے جبری گمشدگی کے انسانی حقوق کے کیسز میں کرتی ہیں. لیکن جب ہائی کورٹ سے آرڈر ہوتے ہیں بازیابی کے کہ بندہ بازیاب کرایا جائے، قضا کیا جائے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اسی شام کو یا ٹائم ختم ہونے سے کچھ ٹائم پہلے بندہ بازیاب ہو جاتا ہے. مگر ہم نے آج یہ نہیں دیکھا آج تک کہ وہ کارروائی دوبارہ اس کے بازیابی کے بعد آگے چلی ہو. ان کو بندوں کو جو ہے جنہوں نے اغوا کار یا جو بھی جبری گمشدگی کرنے میں ملوث ہوتے ہیں ان کو کبھی سامنے نہیں لایا گیا، ان کی نشاندہی نہیں کی گئی. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس پہ ایک بینچ ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا جہاں یہ کارروائی کی جا رہی ہے. ابھی وہ میٹر پینڈنگ ہے، تو ہمیں امید ہے کہ وہ ایک پریسیڈنٹ بنے گا باقی ساری کورٹس کے لیے بھی، کہ صرف بات ہائی کورٹ کا اختیار صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ریکوری انشور کریں، بلکہ جو پریکٹس ہے اور اس کے لیے جو کنٹینیوئنگ کلچر آف امپیونٹی ہے اسے ختم کیا جائے. کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے، آج 5 لوگ ریلیز ہوں گے، کل 10 پھر سے لاپتہ کیے جائیں گے. جب تک آپ پرپیٹریٹرز کی شناخت کر کے ان کا احتساب نہیں کرتے یہ پریکٹس چلتی رہے گی. اچھا میڈم، مارنگ بلوچ کا بھی آج کیس تھا، اس میں آپ پیش ہوئی ہیں، اس کی بھی تھوڑی تفصیلات بتا دیں. جی اس میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو انہوں نے ٹریول کرنا تھا. ڈاکٹر نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹائمز کا جو گالا ہو رہا تھا ان کی نامینیشن ان دیٹ لسٹ، اس حوالے سے 7 اکتوبر کو اب ایک بات بالکل واضح ہو چکی ہے. انٹیریئر کا بھی رپلائی آ چکا ہے، FIA کا بھی رپلائی آ چکا ہے کہ 7 اکتوبر کو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کسی نو فلائی لسٹ پر نہیں تھی، چاہے وہ ECL PCL PNIL جو بھی لسٹ یہ بنانا چاہتے ہیں ان میں سے کسی میں نہیں تھی. تو سوال سب سے پہلا اٹھتا ہے کہ آپ نے کیوں روکا، اور اس کا جو آبویسلی ایک ہمیں امید ہے کہ ڈکلیریشن آئے گی کہ یہ وائلیشن تھی لا اور آئین کی اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی، کیونکہ کوئی لیگل بیسس نہیں تھا انہیں روکنے کا. اب دوسری بات کہ انہیں PCL پہ ڈالا گیا 8 اکتوبر کو، یعنی ان کے فلائٹ کے ایک دن بعد. کیا بیسس ہے وہ اب لیگل آرگیومنٹس ہم کورٹ میں کریں گے اور ECL کے حوالے سے بھی. بٹ میں ایک بات ضرور کروں گی کہ کیونکہ ایک کرمنل کیس رجسٹر ہوتا ہے کسی کے بھی خلاف، اس پہ متعدد ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی، آپ انہیں اس طرح ECL یا PCL میں نہیں ڈال سکتے. سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، ان کی طرف سے ٹویٹ بھی کیا گیا کہ نیتی لڑکی ڈٹی ہوئی، کیا ابھی بھی ڈٹی ہوئی؟ جی ہم انشاءاللہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. تھینک یو.